लोदी वंश जो थे ये अफगानी थे। 1451 से 1526 तक इनका शासन चला। लोदी वंश जो थे ये अफगानी थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक की हत्या करके लोदी वंश की नींव डाली। अब जो लोदी जो थे ये इसके सैयद वंश के अंतिम शासक को हत्या करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठता था, यह दरी पर बैठता था और दरी पर बैठकर ही शासन किया करता था। जौनपुर राज्य जो कि स्वतंत्र हो चुका था दिल्ली सल्तनत से, उसको भी इसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलवाए जो कि अकबर के पहले तक दिल्ली उत्तर भारत में ये चलते रहे। बहलोल लोदी ने अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर किया। उससे लौटते वक्त इसकी मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी 1489 से 1577, उसका पुत्र सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खां 17 जुलाई 1489 को दिल्ली का शासक बना। उसने आगरा नामक नवीन नगर की स्थापना की। यानी कि जो सिकंदर लोदी है बहलोल लोदी का पुत्र था और बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद में यह शासन पर बैठा और इसने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा की स्थापना जो की थी वह सिकंदर लोदी ने की थी और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने भूमि नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना चलाया। सिकंदर लोदी के जो नाम थे, एक तो निजाम खां, एक गुलरुखी और एक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अपनी कविताएं गुलरुखी के नाम से लिखता था। यह फारसी में कविताएं लिखता था। और मक्का की खेती की शुरुआत भारत में लोदी वंश के समय में हुई। देखिए, सिकंदर लोदी ने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना शुरू कर दिया और हिंदुओं के मुंडन पर रोक लगा दी और नगरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया। ज्वालामुखी की मूर्ति को तुड़वाकर उसके टुकड़ों को मांस तोड़ने के लिए कसाईयों को दे दिया। उसने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। सिकंदर लोदी की मौत जो है गले की बीमारी के कारण हो गई। अब जो सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी से हुई थी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने
एक और कार्य किया था, इसने आयुर्वेद का तिब्बे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया और सिकंदर लोदी के बाद में इसका पुत्र इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक बना, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। अब जो इब्राहिम लोदी था, इसके 3 दुश्मन थे। इसका चाचा आलम खां, पंजाब का इसका सामंत जो इसके नीचे काम करता था दौलत खां, और मेवाड़ का राजा राणा सांगा। अब ये इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाने चाहते थे। तीनों ने जो है पत्र लिखकर बाबर को भेजा। बाबर को पत्र लिखकर भेजा कि हमारी मदद करो, बदले में हम तुमको बहुत सारा धन और घोड़े हाथी वगैरह देंगे। उधर बाबर की भी हालत खराब थी अफगानिस्तान में। बाबर वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए बाबर भी कुछ मदद भारत से लेना चाहता था। अब जो बाबर ने देखा कि जब इसका इब्राहिम लोदी का चाचा खुद चाहता है कि जो इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाया जाए, फिर पंजाब का सूबेदार वो चाहता है सामंत दौलत खान की जो इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाया जाए, और मेवाड़ का राजा राणा सांगा भी यही चाहता है, और तीनों के पत्र एक साथ बाबर के पास में पहुंचते हैं। इसके बाद बाबर भारत के लिए आता है। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के लिए भारत प्रस्थान करता है। इसमें बाबर एक नीति अपनाता है। बाबर जो पहले अपने 10% सेना को भेजता है, फिर दुश्मन की सेना का अंदाज़ा लगाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत मजबूत थी और इसकी 10% सेना पूरी तरह हार गई बाबर की। बाबर फिर अपने जो तोप खाने का इस्तेमाल करता है और तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है। इसमें दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर कर मारा जाता है। बाबर चारों तरफ से जो है दुश्मन की सेना को घेर लेता है। बाबर जब तोप के गोले चलवाता है तो इसके इब्राहिम लोदी के हाथी इब्राहिम लोदी की सेना को ही कुचल देते हैं। इससे इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इसके अलावा इब्राहिम लोदी जब युद्ध हार जाता है तो बाबर उसे मार देता है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में लोदी वंश समाप्त हो जाता है। उधर मेवाड़ का राजा राणा सांगा और दौलत खां अब चाहते हैं कि जो और इसका चाचा आलम खां चाहते हैं कि वे राजा बन जाए और बाबर चला जाए, लेकिन बाबर ऐसा नहीं करता है। बाबर स्वयं सत्ता प्राप्त कर सिंहासन पर बैठ जाता है और राजा बन जाता है। इस तरह मुगल वंश की नींव डालता है।